रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे अपनी इकलौती बहन चारू की बहुत याद आती। चारू मुझसे 4 साल छोटी थी। हर त्यौहार पर हम दोनों खूब मटर गश्ती करते, खासकर रक्षाबंधन वाले दिन। पता नहीं चारू अब कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चारू के एक फैसले ने 15 साल पहले हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था। 15 साल पहले जब चारू 20 साल की थी और मैं 24 साल का था, तब चारू को विवेक नाम के लड़के से प्यार हो गया था। विवेक दूसरी जाति का था। वह लगभग मेरी ही उम्र का था। मम्मी पापा ने चारू को बहुत समझाया कि वह विवेक के प्यार के चक्कर में न पड़े। फिर विवेक अभी कुछ करता भी नहीं था। चारू पर तो विवेक के इश्क का भूत सवार था। एक रात को उसने घर छोड़ दिया। पता लगा विवेक भी शहर से गायब था। हम समझ गए कि वे दोनों शहर से कहीं चले गए हैं। मम्मी पापा को चारू की इस हरकत से बहुत दुख हुआ। दुखी तो मैं भी था, पर कर भी क्या सकता था। पापा ने मुझसे और मम्मी से यह कहा कि अब इस घर में भूल से भी कोई चारू का नाम नहीं लेगा। चारू के जाने के 1 साल बाद ही दीपा के साथ मेरा विवाह हुआ। पापा ऊपर से तो कुछ दिखाते नहीं थे, पर मैं जानता था कि चारू की हरकत से वे अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुके थे। मम्मी भी बेटी के गम में बुझी बुझी सी रहती। फिर पापा गंभीर रूप से बीमार पड़े। बहुत इलाज के बाद भी वे बच न सके। पापा के जाने के बाद उनकी ज्वेलरी की शॉप को मुझे ही संभालना पड़ा। पापा के जाने का गम मम्मी सह न सकी। पापा की मौत के 1 महीने बाद ही मम्मी भी चल बसी। तभी हमारे दाम्पत्य जीवन में दीपक का आगमन हुआ। दीपक यानी दीपा और मेरा बेटा। दिन, महीने, साल गुजरते गए। इस तरह 14 साल बीत गए। इन बीते सालों में मुझे हर त्यौहार पर चारू की बहुत याद आती, पर मैं क्या करता। मेरे पास उसका कोई अता पता भी तो नहीं था। आज जब मैं शॉप पर था तो एक कुरियर मेरे नाम आया। शायद वह कोई पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। माँ की अलमारी से मुझे माँ की एक डायरी मिली। उसमें आपका नाम और आपकी दुकान का पता लिखा मिला। मैं नीरू हूँ। चारू मेरी मम्मी का नाम है। अगर आप मम्मी के कोई संबंधी हैं तो आकर मम्मी से मिलें। मम्मी इन दिनों बहुत बीमार हैं। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज इतने दिनों बाद बहन की कोई खबर जो मिली थी मुझे। पत्र में नीरू ने जो पता लिखा था वह दिल्ली का था। शाम को घर पहुंचते ही मैंने दीपा से कहा, कल हम दिल्ली चल रहे हैं। दीपा बोली, लेकिन कल तो रक्षाबंधन है। मैं बोला, तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता ही है कि मैं रक्षाबंधन नहीं मनाया करता हूँ, और फिर दीपक के भी कोई बहन नहीं है। मेरी बात का दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह सवेरे अपनी कार से मैं दीपा और दीपक के साथ दिल्ली के लिए निकल गया। रास्ते में दीपा ने मुझसे पूछा, लेकिन हम दिल्ली जा क्यों रहे हैं? मैंने जवाब दिया, कुछ देर बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा हमारे दिल्ली जाने का कारण। दोपहर होते होते हम दिल्ली पहुंच गए। पत्र में लिखे एड्रेस पर जब हम पहुंचे तो मैंने देखा चारू एक साधारण से कमरे के बाहर चबूतरे पर बर्तन मांज रही थी। चारू कितनी सुंदर हुआ करती थी, पर आज तो वह एकदम अलग ही रूप में दिखाई दी मुझे। बेहद पुरानी घिसी साड़ी में चारू को देख मेरी आंखें डबडबा आईं। हम सब पर नज़र पड़ते ही चारू एकदम से भौचक्की सी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे और किस तरह रिएक्ट करे। झिझकती सी वह उठी और दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैं और चारू दोनों हिलक हिलक कर रोने लगे। कुछ देर रो लेने के बाद जब हम दोनों का मन थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने दीपा से कहा, दीपा, ये मेरी छोटी बहन चारू है। ये सुनकर दीपा और दीपक ने आगे बढ़कर चारू के पांव छुए। सकुचाती सी चारू हमें कमरे के अंदर ले गई। अंदर चारू की बेटी नीरू मौजूद थी। चारू ने उसके बारे में मुझे बताया
तो मैं बोला, चारू, तुम्हारी ये बेटी ये आज इस टूटे रिश्तों को जोड़ने में सहायक बनी है। न यह मुझे पत्र लिखती, न मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता। जब मैंने मम्मी पापा के देहांत के बारे में चारू को बताया तो वह रोकर कह उठी, उन दोनों की मौत का कारण मैं हूँ भैया। चारू ने मुझे बताया कि घर छोड़ने के बाद विवेक और वह दिल्ली आ गए थे। विवेक की एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी लग गई थी। 1 साल बाद नीरू का जन्म हुआ। हम खुश थे, पर ईश्वर शायद हमसे नाराज़ था। एक रोड एक्सीडेंट में विवेक चल बसा। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, सो मुझे कहीं नौकरी कैसे मिलती। तब मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम पकड़ लिया। उसी से अब मैं अपना और नीरू का पेट पाल रही हूँ। चारू की कहानी सुनकर मेरा मन करा उठा। आज वर्षों बाद चारू से अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हुए मैं खुशी से फूलाने समाया। नीरू ने भी दीपक को राखी बांधी। अपनों को अरसे बाद अपने सामने पाकर एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था चारू के चेहरे पर। मैंने चारू से कहा, चारू, अब मैं आ गया हूँ, मैं तेरा अच्छे से इलाज करवाऊँगा। रात को एक बड़े रेस्तरां में हम सब ने डिनर किया। रात को कमरे के फर्श पर चादर बिछाकर हम सब लेट गए। चारू एक छोटी सी बच्ची की तरह मुझसे चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतज़ार था। हम दोनों भाई बहन आपस में न जाने कब तक बातें करते रहे। चारू अभी भी कम बोल रही थी। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछे जा रही थी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। सब सो गए थे, बस मैं और चारू ही जाग रहे थे। बातें करते करते अचानक मुझे चारू का बदन एकदम ठंडा सा लगा, तो मैं घबरा उठा। मैंने ज़ोर से पुकारा, चारू। मेरी आवाज़ सुनकर सब जाग गए। मैंने देखा चारू हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी थी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी वह। आज हमसे मिलने की आशा लिए ही अब तक जिंदा थी शायद। चारू के अंतिम संस्कार के बाद जब हम अपने शहर वापस लौट रहे थे तो नीरू भी हमारे साथ थी। मैंने भरे गले से दीपक से कहा, दीपक, मेरी बहन तो चली गई, पर वह नीरू के रूप में तुझे एक बहन दे गई। मैंने देखा इस वक्त मेरी ही नहीं बल्कि दीपा की आंखों में भी आंसू थे।